हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके अकाउंटेंसी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग और बेसिक टर्म्स के बारे में देखेंगे। पिछले दो क्लासेस बेसिक टर्म पे ही डिपेंडेंट है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ आप पिछली क्लास भी देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आप पूरी क्लास देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है? वो एक रिकरिंग इनकम है, मतलब वो हमेशा होने वाला इनकम होता है। रेवेन्यू हर बिजनेस में होता है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो कोई बिजनेस चलती नहीं है। और अगर कमाई नहीं हो तो फिर बंदा बिजनेस क्यों करे? तो इस हम लोग रेवेन्यू कहाँ से अर्न कर सकते हैं? बाय सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। हम लोग गुड्स सेल कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग अपना जो एसेट है उसे रेंट पे दे सकते हैं। वो हम लोग का बिजनेस ये कि हम लोग के पास एसेट है, वी हैव नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और हम लोग उसको रेंट पे देते हैं। तो वो जो रेंट रिसीव्ड है वो भी हम लोग के लिए क्या है? रेवेन्यू। नाउ लेट्स मूव टू एक्सपेंसेस। फोटो में ही तो आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे बिल्स है, बिल्स पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फोन बिल हो गया, एक्सेट्रा। तो कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो खर्चा जो कि हम लोग को गुड्स बनाने में या सर्विस देने में होता है, वो हमारा क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। नाउ लेट्स सी एक्सपेंडिचर। कि एक्सपेंडिचर क्या होता है? हम लोग कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं एसेट को एक्वायर करने के लिए, जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चर कर सके, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन के लिए, जिससे हम लोग प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे, मतलब एक लमसम अमाउंट हम लोग खर्चा करते हैं एसेट एक्वायर करने के लिए, तो वो होता है एक्सपेंडिचर। नाउ लेट्स सी अबाउट प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। हर बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहती है और हर बिजनेस प्रॉफिट से ही ग्रोथ करती है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि जितना मैंने रेवेन्यू कमाया माइनस जो मेरा कॉस्ट लगा। नाउ लेट्स सी सम मोर स्मॉल टर्म्स। गेन। गेन भी कमाई है, गेन भी रेवेन्यू की तरह कमाई है, लेकिन रेवेन्यू क्या है? वो रेकरिंग नेचर का है, वो बिजनेस में हमेशा होगा, लेकिन गेन हमेशा नहीं होगा। गेन इरेगुलर नेचर का है। गेन हम लोग को किससे हो सकता है? हम लोग अगर कोई अपना कैपिटल एसेट बेचे और उस बेचने पे हम लोग को कमाई हुआ, वो हमारा गेन हुआ। फ्रेंड्स, अभी पिछले स्लाइड में ही हम लोग ने प्रॉफिट देखा था। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हम लोग का बिजनेस का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। लेकिन लॉस क्या हुआ? लॉस सिर्फ प्रॉफिट का अपोजिट है, और लॉस हम लोग का बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को घटाता है। लॉस क्या कैसे निकलता है? अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, आपका रेवेन्यू कम हो गया, तो द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू विल बी द लॉस। Now let's see voucher। कि voucher क्या होता है? A voucher is a document which provide the authorization to pay, and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of accounts। voucher वो होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिससे कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे अगर हम सेल करना चाहते हैं तो पहले हम सेल वॉचर इशू करेंगे, देन आई विल सेल इट। अगर हम परचेज करना चाहते हैं तो पहले हमको परचेज वॉचर इशू करना पड़ेगा, और उस वॉचर के बेस पे हम लोग बुक्स पे रिकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन में है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। वॉचर की मदद से हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। इनकम क्या है? इनकम भी एक रेवेन्यू ही जैसा है, सेम एज रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या है? आप एक एग्जांपल से समझिए। सपोज मैंने 5 लाख का गुड्स सेल किया, तो वो जो 5 लाख अमाउंट हुआ वो मेरा रेवेन्यू हुआ। वेयरएज वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने पे या फिर खरीदने पे मेरा कॉस्ट लगता है 4 लाख रुपीज़, तो मेरा इनकम होगा 1 लाख। ये कैसे आया? इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जो मेरा रेवेन्यू हुआ, जो हम जिस प्राइस में बेचे, जैसे सेल प्राइस 5 लाख माइनस 4 लाख, दैट इज 1 लाख। ना एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं। पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग फिक्स एसेट पे खर्चा करते हैं, जैसे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो हम लोग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा करते हैं। स्टूडेंट, अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 मंथ्स जनरली इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये तो सबके लिए न्यू वर्ड है, तो चलो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, एक बिजनेस एंटरप्राइज ने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक लमसम 2 लाख रुपीज़ खर्चा किया और ये एस्टिमेट हुआ कि वो 2 लाख का हम लोग को बेनिफिट्स ओवर 4 इयर्स मिलेगा। तो क्या ये बात सही रहेगा कि अगर हमको उसका बेनिफिट 4 इयर्स रहेगा तो हम उसको एक ही बार में राइट ऑफ कर लें? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग को 4 इयर्स में हम लोग उसको राइट ऑफ करेंगे। और वो केस में जैसे अगर मैंने 2 लाख रुपीज़ खर्चा किया और 4 इयर्स मुझे उसकी बेनिफिट मिल रही है, तो मैं हर ईयर PL अकाउंट से उससे राइट ऑफ करूँगी, मतलब डेबिट करूँगी 50,000 ईच करके। तो यही होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू स्टॉक। अब आई स्टॉक की बारी। The term stock includes value or those goods which are lying unsold at the end of the accounting period. इसमें 2 keywords है स्टूडेंट्स। एक unsold बिका नहीं है अभी तक, और वो लास्ट में पड़ा हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में पड़ा हुआ है। अब इन्वेंट्री 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। पहले ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो इन्वेंट्री जो पिछले साल से आई है, मतलब जो बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में है। बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में जो इन्वेंट्री मेरे पास है वो हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। ठीक उसी का अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो लास्ट में बचा रह गया। तो जो लास्ट में बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक, जो शुरू में आ गया हमारे पास वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ फ्रेंड्स, अब इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लास्ट में है, लेकिन यही नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग ने ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ही रिलेटेड होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपके हुए ओवरऑल, कि ओवरऑल होता है, अगर मैं ट्रेडिंग करती हूँ तो मैं ऐसे मेंटेन करूँ ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, इतना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैं गुड्स प्रोड्यूस करती हूँ, तब मेरे पास 3 तरह के स्टॉक्स रहते हैं। और क्या क्या है फ्रेंड्स? वो पहला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सपोज मैं जीन्स बनाती हूँ तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? क्लॉथ। वैसे ही अगर मेरे पास स्टॉक ओपनिंग में पड़ा रहा तो वो मेरा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि मेरा स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में पड़ा रहेगा। और जो मेरा एंड पीरियड में रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, एंड अकाउंटिंग पीरियड में रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा, वो मेरा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। या फिर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट एंड। नाउ लेट्स सी स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब कुछ स्टॉक, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हूँ तो ज़रूरी तो नहीं है मैं आज रॉ मटेरियल डालूँ और आज ही मुझे फिनिश गुड मिल गया। उसको प्रोसेस होने में कुछ वक्त लगता है। उसी में सपोज आपका अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है? तो वो वर्क इन प्रोग्रेस जो कि स्टार्टिंग में आपने डाला और वो इन बिटवीन आपका ख़त्म हो रहा है अकाउंटिंग पीरियड के, तो वो हो जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। और जो आपका अभी भी है, नाउ टाइम टू डिस्कस अबाउट सेल्स एंड परचेज। तो ये तो हम लोग सभी कोई करते हैं। एक जन कोई सामान बेचता है, दूसरा जन उसे खरीदता है और उसके बदले में पैसे लेता है। जैसे कि ये पैसे दे रहा है तो ये बायर हुआ, मतलब ये परचेज कर रहा है सामान,
और ये सब पैसा ले रहा है उससे और अपना सामान दे रहा है, तो ये सेलर हुआ, मतलब ये सेल्स कर रहा है। तो परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। वो लोग सिर्फ जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तब हम लोग बोलते हैं परचेज। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है स्टूडेंट? हम लोग जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वो हम लोग का परचेज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू सेल। अब हम लोग सेल देखते हैं। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? ओनरशिप, मतलब अपना हक ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? अपना जो सामान है वो दे रहा है, मतलब इस सामान में ओनरशिप जो था अब वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जा रहा है। जैसे अगर हम लोग कार परचेज करने गए तो जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं? वो लोग अपना ओनरशिप हमें दे देते हैं और हमसे क्या लेते हैं? उस ओनरशिप के बदले कैश लेते हैं। तो वो हमारे लिए परचेज हो गया। लेकिन जो डीलर है, कार डीलर, वो कार डीलर के लिए क्या हो गया? सेल हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर। और हम लोग कस्टमर को जो सर्विस रेंडर करते हैं उससे जो पैसा आता है वो भी सेल ही कंसिडर होता है, लेकिन उससे हम लोग वर्ड बोलते हैं रेवेन्यू। नाउ लेट्स सी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अभी मैंने आगे आप लोगों को बताया परचेज और अब हम लोग करेंगे परचेज रिटर्न। आगे बताया सेल्स, अब करेंगे हम लोग सेल रिटर्न। जब हम लोग सामान खरीदे तो परचेज, लेकिन खरीदा हुआ सामान हमें पसंद नहीं आया। सपोज मैंने अमेजोन से एक बुक खरीदा लेकिन वो बुक मुझे पसंद नहीं आया तो मैं उसे रिटर्न कर दी, तो वो मेरे लिए क्या हुआ? परचेज रिटर्न। वही सेलर मुझे वो गुड्स प्रोवाइड किया तो वो उसके लिए क्या हुआ? उस समय सेल्स। लेकिन अब जब मैं उसे रिटर्न कर रही हूँ और उसके बदले में वो मुझे कैशबैक कर रहा है, तब उसके एंड में क्या हुआ? जो सेलर थे उसके एंड में क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। हम लोग पढ़ेंगे डेटर और क्रेडिटर के बारे में। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने लोन दिया है एक फर्म को, एक्मे इनकॉर्पोरेशन, और एक प्रोप्राइटरशिप को मॉर्गेज रख के बैंक ने मनी लेंड किया। अब बैंक क्या चाहेगा? कि उसे इंटरेस्ट मिले, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी मिले। तो बैंक कुछ भी अगर पोजेस करेगा, बैंक बोलेगा इस पे मेरा हक है। जैसे बैंक का हक किस पे है? बैंक का हक है प्रिंसिपल अमाउंट पे और इंटरेस्ट पे। तो बैंक के लिए एक्मे इनकॉर्पोरेशन और प्रोप्राइटरशिप हो गए डेटर, मतलब वो लोग हो गए उनके एसेट, उनको रिपे करना पड़ेगा बैंक को। वही इन द अदर हैंड एक्मे इनकॉर्पोरेशन ने लोन लिया तो एक्मे इनकॉर्पोरेशन की लाइबिलिटी बन जाती है कि उसे बैंक को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। सेम विद द प्रोप्राइटरशिप, उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि उसे पैसा पे करना पड़ेगा। तो जहाँ लाइबिलिटी बनी वो हो गया उसका क्रेडिटर। तो बैंक के हिसाब से एक्मे इनकॉर्पोरेशन और प्रोप्राइटरशिप हो गए डेटर, लेकिन डेटर के हिसाब से बैंक क्या हो गया? क्रेडिटर। मतलब एक्मे इनकॉर्पोरेशन और प्रोप्राइटरशिप फर्म के हिसाब से बैंक हो गया क्रेडिटर। Let's see once. Debtor, the word debtor represent those person or firm to whom goods have been sold or service received on credit and payment has not been received from them. मतलब आप उसको सर्विस दिए है, गुड्स दिए है, लेकिन आप उनसे पैसे अभी तक चार्ज नहीं किए हैं। जैसे लोन दिए तो लोन एक लमसम अमाउंट दिए, लेकिन आप अभी उससे बोल रहे हैं आपको अभी लोन वापस नहीं करना पड़ेगा। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना है एंड विथ इंटरेस्ट पे करना है, जो EMI फैक्टर्स होते हैं। Now let's see creditor. The term creditor represents those persons or firms from whom goods have been purchased or services have been procured on credit and payment has not been made to them. Creditor क्या हुआ? डेटर को उस फर्म ने पैसा दिया, लेकिन क्रेडिटर क्या हुआ? उस फर्म से, उस कंपनी से पैसा लिया, तो वो क्या हो जाएगा? उस कंपनी के लिए, उसके हिसाब से उसके लिए वो कंपनी क्या हो जाएगी? क्रेडिटर। समझ में आया बच्चों? आई थिंक सो, आई होप दैट ऑल द कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू। प्लीज वॉच till end. If you loved my lesson, then please like, share and subscribe my channel
For any query, you can join our Telegram group. Thank you. Have a good day ahead.